नमस्कार। बंगाल में बदलाव दिखने लगा है। अब बंगाल में मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलेगा। पुजारियों और इमामों को मिलने वाली सैलरी बंद हो जाएगी। 1 जून से महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए मिलेंगे। सरकारी बसों में महिलाओं को टिकट नहीं लेना होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना और हर घर नल से जल योजना शुरू होगी। आज से बंगाल के सरकारी स्कूलों में वंदे मातरम का सामूहिक गायन शुरू हो गया। आज मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी के 15 साल के राज में घपले घोटाले करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जिन लोगों ने हिंसा की, कटमनी वसूला, महिलाओं पर जुल्म किए, उन्हें सजा मिलकर रहेगी। 2021 में पोस्ट पोल वायलेंस के मामले में 181 पुराने केसेस को खोला गया है। 458 नई एफआईआर दर्ज हुई हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों और पिछले 15 साल में सरकारी खजाने की लूट के केसेस की जांच के लिए रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमीशन का गठन हो गया है। शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल पुलिस के जवानों से कानून के मुताबिक ईमानदारी से काम करने को कहा। शुभेंदु ने कहा कि अब बंगाल पुलिस गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ बेखौफ होकर निष्पक्षता से एक्शन ले। सरकार उनके साथ खड़ी होगी। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अब मजहबी नारे लगाकर पत्थरबाजी करने वालों की खैर नहीं। बंगाल में अराजकता फैलाने की इजाजत किसी को नहीं होगी। क्या बंगाल में इलीगल बिल्डिंग्स पर बुलडोजर चलता रहेगा? क्या बंगाल में अब सड़कों पर नमाज बंद हो जाएगी? ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी ने क्या जवाब दिया? सड़कों पर नमाज और अजान के मुद्दे पर यूपी में विवाद क्यों हुआ? योगी आदित्यनाथ ने सड़क पर नमाज पढ़ने वालों को क्या संदेश दिया? यह सब मैं आपको बताऊंगा आज की बात में। और शुरुआत करते हैं बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के धड़ाधड़ एक्शन से। शुभेंदु अधिकारी ने आज भवानीपुर में लोगों से पूछा कि बदलाव दिख रहा है या नहीं। ये लोग लूटा है, ये लूटने वाला जैसे शांतनु सिन्हा विश्वास अंदर में है, सुजीत बोस अंदर में है। आने वाला दिन में सब भ्रष्टाचारी को जेल के अंदर डालने का काम कानूनी तरीके से भाजपा सरकार करेगा। चेंज दे रहा है ना? अरे भाई, मोटर व्हीकल एक्ट में सिख समाज को एग्जाम्प्ट है। वो लोग को मैंडेटरी नहीं है हेलमेट देना। ओनली सिख समाज, जो हमारी देश की शान है। बाकी सबको हेलमेट पहनना चाहिए। थोड़ा बदल दिख रहा है ना? हेलमेट परचेज करने के लिए लंबा लाइन दिख रहा है। हर समुदाय का लोग लाउड स्पीकर अपने जो आस्था का केंद्र है उनकी प्रीमिसेस के अंदर रखिए ना भाई। सुबह 4 बजे से क्यों ये सब कर रहा है? और भी बहुत काम होगा। सरकार का काम इमाम मुअज्जिम पुरोहित का भाता डिस्ट्रीब्यूशन है ना, एडुकेशन का अच्छा करना है। इमाम मुअज्जिम को भाता देना है ना नौकरी देना है। आज कैबिनेट ने सब रिलीजियस भाता बंद कर दिया। शुभेंदु अधिकारी के तेवरों से साफ है कि वो किसी को छोड़ने वाले नहीं। वो फ्रंट फुट पर खेलेंगे। आज भवानीपुर में उन्होंने इसके संकेत दे दिए। शुभेंदु ने भवानीपुर जाने से पहले कैबिनेट में कई बड़े फैसले किए। इनमें पुजारियों और इमामों का वेतन बंद करने का फैसला था, जिसका जिक्र उन्होंने किया। बंगाल में अब हेलमेट कंपलसरी हो गया है। 1 हफ्ता पहले तक अगर सर पर टोपी है तो हेलमेट की जरूरत नहीं होती थी। कोई पुलिस वाला टोपी वाले का चालान ही नहीं करता था। लेकिन अब धड़ाधड़ चालान कटने शुरू हो गए हैं। इसलिए शुभेंदु ने कहा कि अब बंगाल में हेलमेट की दुकानों पर लाइनें लग रही हैं। आज भवानीपुर जाने से पहले शुभेंदु अधिकारी पार्क सर्कस के डीसीपी ऑफिस में पहुंच गए। डीसीपी ऑफिस में पुलिस अफसरों के साथ मीटिंग की। असल में कल पार्क सर्कस में प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस पर हमला हुआ था। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की थी, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था। शुभेंदु अधिकारी ने इस मामले में सख्त एक्शन की हिदायत दी थी और आज वो खुद डीसीपी ऑफिस पहुंच गए और एक्शन का अपडेट लिया। पता चला कि पार्क सर्कस में हुई पत्थरबाजी के केस में पुलिस ने अब तक 40 लोगों को गिरफ्तार किया।
इस मामले में सीसीटीवी फुटेज और सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे वीडियोस के आधार पर पत्थरबाजी करने वालों की पहचान की जा रही है। अभी और गिरफ्तारियां होंगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने साफ साफ कहा कि पुलिस पर हमला किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस किसी पर जुल्म नहीं करेगी, लेकिन जो कानून हाथ में देगा, प्रशासन को चुनौती देगा, उसे बख्शा भी नहीं जाएगा। हालांकि आज पार्क सर्कस इलाके में फोर्स की तैनाती बढ़ा दी गई। शुभेंदु अधिकारी ने होम डिपार्टमेंट अपने पास ही रखा हुआ है। आज उन्होंने पत्थरबाजों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर दोबारा हिंसा हुई तो उनसे खतरनाक गृहमंत्री फिर और कोई नहीं होगा। আপনারাও কান খুলে শুনে রাখুন, এটা আপনাদের শেষ ঘটনা। এরপরে আর কোনো এই ধরনের অ্যাকশন আমরা করতে দেব না। যদি করেন আমার থেকে খারাপ কোনো পুলিশ মন্ত্রী হবে। शुभेंदु अधिकारी ने उन लोगों को चेतावनी दी जो पुलिस पर हमला करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं। असल में पार्क सर्कस में जहां बुलडोजर एक्शन हुआ, वहां ज्यादातर मुसलमानों की अवैध दुकानें हैं। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ। प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर पत्थरबाजी हुई, इसलिए शुभेंदु अधिकारी को सख्त रुख अपनाना पड़ा। शुभेंदु अधिकारी जिस तरह एक के बाद एक फैसले ले रहे हैं, उसे बंगाल के मुस्लिम समाज में उससे नाराजगी है। बीजेपी की नई सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि अब राज्य में सड़कों पर नमाज की परमिशन नहीं दी जाएगी। सड़क पर नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ पुलिस एक्शन लेगी। अजान के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन होगा। किसी भी धर्म का कोई भी प्रोग्राम हो, लाउडस्पीकर की आवाज तय सीमा के अंदर होनी चाहिए। चूंकि बकरीद आने वाली है, उससे पहले सरकार ने खुले में जानवरों की कुर्बानी पर रोक लगा दी है। बंगाल में आज से सरकारी स्कूलों में राष्ट्रगीत का गायन कंपलसरी हो गया। शुभेंदु अधिकारी की सरकार के इन सारे फैसलों से मुस्लिम समाज में नाराजगी है। 3 दिन पहले जब आसनसोल में पुलिस एक मस्जिद में लाउडस्पीकर की वॉल्यूम कम करवाने गई थी, तो वहां भी हिंसा हुई थी। इसे भी शुभेंदु अधिकारी ने गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा कि वो पार्क सर्कस डीसीपी ऑफिस में इसलिए आए हैं जिससे ये मैसेज हर किसी तक पहुंचे कि सरकार पुलिस के साथ है। जब कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हो गई, तो बंगाल में पत्थरबाजों को सबक सिखाना बंगाल की पुलिस के लिए कोई बड़ा काम नहीं है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि धार्मिक नारे लगाकर पत्थरबाजी करने का समय अब खत्म हो चुका है। अब जो ऐसा करेगा उसे अंजाम भुगतना होगा। बंगाल में थोड़ा आदत इनको पड़ गया था कि हम लोग को कुछ नहीं करेगा कुछ सरकार, पुलिस का अंदर भी डर का माहौल था, लेकिन डर का माहौल भाग गया। पुलिस कानूनी तरीके से करेगा। दे आर द लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटी, दे आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गवर्नमेंट। पुलिस लोग इंजर्ड होगा और पुलिस मंत्री एसी रूम में बैठ के देखेगा, ये सब दिन होती। पास्ट इज पास्ट, छोड़ दीजिए। अभी गुंडागर्दी बंगाल में खत्म, 0 टॉलरेंस। मैं ऑन स्पॉट आकर उनको साथ मुलाकात किया, नहीं बुला के बात किया। ये मैसेज जो उपद्रवी है, उनको भी ये मैसेज चला जाना चाहिए कि ये सरकार अपने कार्रवाई करेगा। ये सरकार देखना है, सोचना है में नहीं है। हाथ में पत्थर उठाना, पत्थरबाजी करना और रिलीजियस नारा के साथ गुंडागर्दी करना, ये बंगाल में नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अभी हम लोग सेंट्रल होम मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट करूंगा, जो 40 कंपनी पैरामिलिट्री है, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट तक उनको यहाँ रखना चाहिए। नहीं तो हमारी मैन पावर इतना शॉर्टेज हो जाएगा, ये उपद्रवी को मौका मिल जाएगा। शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में योगी मॉडल लागू कर दिया है। पूरे बंगाल में इस समय फुल स्पीड में बुलडोजर एक्शन चल रहा है। हावड़ा में स्टेशन के बाहर बड़े पैमाने में हुए अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन हुआ। गंगा घाट और बस स्टैंड के आसपास बनी अवैध दुकानों और फुटपाथ पर हुए अवैध कब्जों पर बुलडोजर चल गया है। शरद चैटर्जी रोड पर एक 5 मंजिला बिल्डिंग के बाहर में लोकल लोग शिकायत करके थक गए, लेकिन पिछले 5 साल से कोई एक्शन नहीं हुआ। सरकार बदली तो 1 हफ्ते के अंदर नगर पालिका ने नोटिस जारी कर दिया और आज भारी पुलिस तैनाती के बीच इस बिल्डिंग पर बुलडोजर भी चल गया। बंगाल में एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन, और इस बार हावड़ा में। हावड़ा के शरद चैटर्जी रोड पर इस वक्त हम लोग हैं और यहाँ पर जैसे कि देखा जा रहा है, एक बिल्डिंग है जैसे निर्माण किया जा रहा था और इसके ऊपर ही बुलडोजर के जरिए इसको तोड़ा जा रहा है। आरोप ये है कि इस बिल्डिंग का जो परमिशन है वो G+1 था, यानी ग्राउंड फ्लोर +1 था, लेकिन जैसे कि देखा जा रहा है यहाँ पर 5 मंजिला ऊपर उठाया गया है
और इसी वजह से हावड़ा कॉरपोरेशन ने इस बिल्डिंग को तोड़ने की अनुमति दिया है और इसी हिसाब से आज बुलडोजर लाया गया है और बुलडोजर के जरिए ये पूरी जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग को तोड़ने का जो काम है वो हावड़ा कॉरपोरेशन की तरफ से किया जा रहा है और अंदर में मजदूर भी मौजूद है, वो भी जितना भी फ्लोर है वो फ्लोर को तोड़ने का काम जो है वो काम इस वक्त किया जा रहा है। पुलिस की मदद से इस जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को गिराने का काम फिलहाल किया जा रहा है ताकि कोई भी अशांति ना फैले। इसके लिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन के भारी मौजूदगी भी नजर आ रहा है। शुभेंदु अधिकारी के एक्शन से पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खफा हैं। आज उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल के हॉकर्स, रेहड़ी पटरी वाले और गरीब लोग बीजेपी के राजनीतिक अहंकार की कीमत चुका रहे हैं। बुलडोजर बंगाल का कल्चर नहीं है। टैगोर और नेताजी की धरती को ताकत के बल पर नहीं कुचला जा सकता। ममता बनर्जी ने कहा कि हावड़ा स्टेशन पर एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव, तिलजला और पार्क सर्कस में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। ममता ने लिखा कि बुलडोजर सरकार की भाषा नहीं होनी चाहिए। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जिन लोगों ने अवैध कब्जे किए हैं, बंगाल को लूटा है, उनसे पाई पाई वसूली जाएगी। जो लोग पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे हैं उन्हें भी सबक सिखाया जाएगा। शुभेंदु अधिकारी ने अभिषेक बैनर्जी समेत तृणमूल कांग्रेस के उन 4 नेताओं के नाम भी बताए जिनके खिलाफ एक्शन सबसे पहले होगा। पर पत्थरबाजी करेगा तो सबक सिखाने काम भारतीय जनता पार्टी का सरकार करेगा। और आसनसोल में फाड़ी में तोड़फोड़ कर दिया ना, 200% वसूली होगा। जो किया है उसको पकड़ से निकाल के करूंगा। कलकत्ता कॉरपोरेशन से फाइल मंगा था। 4 नाम बता रहा हूं, 4 नाम। किस तरीके से ये लोग लूटा है बंगाल को आप लोग को पता नहीं है। ये लूटने वाला आदमी को 2 कमीशन आज कैबिनेट ने बना दिया। एक में चेयरमैन है एक्स जस्टिस विश्वजीत बासु और दूसरा आरजीकर से लेकर कामदूनी पार्क स्ट्रीट से लेकर कौसबा लॉ कॉलेज से लेकर रामपुर हाट के शेड्यूल ट्राइब गर्ल चाइल्ड से लेकर बॉकटुइक में मुसलमान महिला से लेकर जितना भी मां, बेटी, बहन, दीदी के ऊपर अत्याचार हुआ उसको कानूनी तरीके से शिकंजा कसने का काम करेगा एक्स जस्टिस समाप्ति चटर्जी का कमेटी। छोड़ने वाला आदमी नहीं हूं हम लोग। मैं म्युनिसिपल अफेयर्स का सेक्रेटरी और केएमसी का कमिश्नर को बताया 4 नाम लेकर। बताओ 4 नाम। हाँ, सुनना चाहता है ना? एक बेलेघाटा का राजू नस्कर 18 प्रॉपर्टी, दूसरा कौसबा का सोना पप्पू 24 प्रॉपर्टी, तीसरा भातीजा अभिषेक बनर्जी, लिप्स एंड बाउंस का 14, अपने नाम में 4, पिताजी का नाम में और भी 6, 24 प्रॉपर्टी। और चौथा नाम सुनना चाहता है? जावेद खान का बेटा 90 प्रॉपर्टी। ये लोग लूटा है। शुभेंदु अधिकारी की सरकार में मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने भी कहा कि अवैध निर्माण और अनैतिक काम अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर ममता बनर्जी ने 15 साल में कानून के हिसाब से सरकार चलाई होती तो बुलडोजर चलाने की नौबत ही नहीं आती। अनैतिक इलीगल काम हम लोग नहीं करने देंगे, लेकिन जैसे इलीगल बिल्डिंग कोई पेपर नहीं है, फायर लाइसेंस नहीं है, ट्रेड लाइसेंस नहीं है, लेकिन उसमें कमर्शियल एक्टिविटी चल रहा है, ये तो हम लोग करने नहीं देंगे। हम लोग जरूर टाइम देंगे, पहला दिन से बोले हैं। जो जो करना है आप अगर कर सकते हैं, अगर
गवर्नमेंट नॉर्म्स को फॉलो करके ठीक रास्ते में आ सकते हैं तो कर लीजिए, हम लोग टाइम देंगे। लेकिन जो बिल्डिंग कुछ भी नहीं किया जा सकता, जैसे तिलजला का बिल्डिंग, इतना नैरो सीढ़ी है कि 2 जन भी ठीक से खड़ा नहीं हो पाएगा। तो इस बिल्डिंग का अगर हम लोग एक्शन कुछ ना ले तो आगामी दिन में वो बिल्डिंग गिर सकता है, अगर आग लगेगा तो लोग मरेगा, और आपका बिल्डिंग के साथ साथ आसपास में बिल्डिंग के जो लोग रहे उसका भी डेंजर है। तो इसको तो कुछ डिसीजन हम लोग को लेना है। आप लोग डेफिनेटली हमसे सहमत होते हैं। शुभेंदु अधिकारी ने एक नाम लिया, सोना पप्पू। उसके खिलाफ एक्शन की बात कही। इसका असर यह हुआ कि लंबे समय तक गायब रहने के बाद विश्वजीत पोद्दार उर्फ सोना पप्पू आज ईडी के सामने पेश हो गया। सोना पप्पू पर हत्या की कोशिश और रंगदारी के दर्जनों मामले दर्ज हैं। सोना पप्पू से ईडी यह पूछ रही है कि उसके किन किन प्रभावशाली लोगों से संबंध है। इस मामले में ईडी पहले ही कोलकाता पुलिस के डीसीपी शांतनु सिन्हा को गिरफ्तार कर चुकी है। शांतनु सिन्हा पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का इस्तेमाल करके सोना पप्पू के अवैध कारोबार को संरक्षण दिया और बदले में करोड़ों की काली कमाई की। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा कि ममता राज में बंगाल में बहुत पाप हुआ, लेकिन अब सरकार बदल चुकी है और हर चीज का हिसाब होगा। बार बार हम बोलते हैं कि बंगाल का हालत जम्मू कश्मीर से भी खराब है, पता चल रहा है, लेकिन भूल जाना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए कि सरकार बदल गया है, कल्चर बदल गया है। वही फर्क साक्षात जहाँ रामनवमी में किसी बस में एक और ओंकार का झंडा था उसको उतार दिया गया, ये हम भूले नहीं हैं, सबका हिसाब होगा। कई जगह टीएमसी ऑफिस से आधार कार्ड वोटर कार्ड मिला है बंच में, इसलिए हमारे कार्यकर्ता छापा मार रहे थे टीएमसी का ऑफिस में। ऑफिस कब्जा करने का हमारे कोई उद्देश्य नहीं है, बहुत पाप काम हुआ है वहाँ, लेकिन इस प्रकार गैरकानूनी काम जो हो रहा था वो भी मिला है बंच ऑफ कार्ड्स। ये क्यों होगा? पार्टी का दफ्तर में क्यों मिलेगा आधार कार्ड और वोटर कार्ड? इसीलिए ये सब का भी हिसाब किताब होगा। वंदे मातरम देखिए, बंगाल की एक ऐसा उद्गार था जिसे लाखों लोग रास्ता में आके स्वतंत्रता की लड़ाई की, गोली खाई, जेल गए, फांसी में चढ़ते समय भी वंदे मातरम बोले। और 12 साल का सुशील दास ने वंदे मातरम बोला था, उसको 12 चाबुक मारा गया था। इतना सेक्रीफाइस इस और समाज को इतना बड़ा प्रेरणा दिया जो संगीत, वो बंगाल में गाने के लिए उसको अनुमति नहीं है, यहीं लिखा गया, ऋषि बंकिम ने लिखे हैं, तो उसका हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है और आज से हर स्कूल में इसका गायन होगा और बाध्यतामूलक है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी एक तरफ कानून व्यवस्था कायम करने में लगे हैं, दूसरी तरफ उनका फोकस चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा करने पर है। आज शुभेंदु अधिकारी ने कैबिनेट की मीटिंग में कई बड़े फैसले किए। अब पश्चिम बंगाल में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी। बंगाल में मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलेगा। अब तक बंगाल में ओबीसी कोटे के तहत मुसलमानों को रिजर्वेशन मिल रहा था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इसके खिलाफ फैसला दिया था। ममता बनर्जी की सरकार ने उस फैसले को लागू नहीं किया। आज शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को लागू करने का ऐलान किया है। आज कैबिनेट ने अन्नपूर्णा भंडार योजना पर मुहर लगा दी। अब 1 जून से सरकारी बसों में महिलाओं के लिए सफर फ्री होगा। अगले महीने से महिलाओं के खाते में 3,000 रुपए पहुंचने लगेंगे। बड़ी बात यह है कि अन्नपूर्णा भंडार योजना का फायदा उन महिलाओं को भी मिलेगा जो पड़ोसी देशों से आई हैं और उन्होंने भारत की नागरिकता के लिए CAA और ट्राइब्यूनल में अप्लाई किया है। कैबिनेट ने अगले महीने से इमामों और पुजारियों को मिलने वाली सैलरी को भी बंद करने का फैसला कर लिया है। आज भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल के लोगों ने उन्हें जो प्यार दिया है, उन पर जो भरोसा जताया है, वो उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ शुभेंदु ने लोगों को हिदायत भी दी। कहा कि जिन जिन लोगों ने पिछले 15 सालों में गड़बड़ी की है, उन्हें बीजेपी की सरकार कानून के हिसाब से सजा देगी, इसलिए आम लोगों को कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। जनता का जो उपेक्षा है हम लोग के लिए, उसको पूरा करने का पूरा काम हम लोग एकजुट होकर करूंगा। और सब अच्छा रहिए, भाईचारा, प्यार मोहब्बत बना के रखिए। जो गुंडा है, जो तोलाबाजी किया है, उसका खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कीजिए, लेकिन हाथ में कानून मत उठाइए। टीएमसी ने जो गंदा काम किया पिछले 15 साल में, खास करके 2021 का इलेक्शन, उनकी बात, इस तरीके से कोई गंदा काम मत कीजिए। और यहाँ का पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को मैं बताऊंगा, पुलिस प्रो पीपल एक्टिविटीज कीजिए।
बाकी जो काम मेरा लायक होगा मैं वो काम पूरा करूंगा। इतना प्यार मोहब्बत दे दिया, फिर एक बार नंदीग्राम बना दिया आप लोग, इतना प्यार दिया, मैं आभारी हूं, मैं आभारी हूं। ममता बनर्जी का जो घमंड था तोड़ दिया आप लोग। एक गांव से आया हुआ लड़का को आप लोग आपने अपना आदमी बना लिया। मैं मेरा काम पूरा करूंगा। जय जय श्री राम। बंगाल में आज ही आसनसोल, अंदाल और दुर्गापुर से कटपनी वसूलने वाले 3 आरोपी पकड़े गए हैं। तीनों तृणमूल कांग्रेस से जुड़े थे। अपराधियों के साठगांठ करके उनसे काली कमाई करने वाले डिप्टी पुलिस कमिश्नर गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके बाद आज बिस्वजीत पोद्दार और सोना पप्पू खुद ब खुद ईडी के सामने पेश हो गया। इसका मतलब साफ है कि जो अपराधी अब तक बेखौफ होकर घूमते थे उन्हें अब कानून का डर है। यह अच्छा बदलाव है। करप्शन के आरोपों और महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों के केसेस की जांच कराने का वादा किया गया था। आयोगों का गठन करके शुभेंदु अधिकारी ने उस वादे को भी पूरा किया है। शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कानून हाथ में न लेने की नसीहत देकर के भी अच्छा किया। इसके साथ साथ उन्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि बंगाल में बदलाव तो हो, लेकिन बदले की भावना से ना हो। अब बात यूपी की। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सड़क पर नमाज पढ़ने वालों को सख्त चेतावनी दी। बकरीद से एक हफ्ता पहले ही योगी ने कहा कि वैसे तो यूपी में सड़कों पर नमाज अब बंद हो चुकी है, लेकिन अब किसी ने इस तरह की हरकत अगर की तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। योगी ने कहा कि सड़क चलने के लिए है, इबादत के लिए नहीं है। अगर मस्जिद में जगह कम है तो शिफ्ट में नमाज पढ़ी जा सकती है, लेकिन वो किसी को सड़क जाम नहीं करने देंगे। सबको समझ लेना चाहिए कि यूपी में कानून का राज चलेगा, और जिसको ये बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है, उसे समझाने का कानूनी तरीका भी उन्हें पता है। लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक के, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। हमने सबको कहा, हमने कभी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने पीसीएस परीक्षा में सफल हुए अधिकारियों को नियुक्ति पत्र बांटे। इस मौके पर योगी ने कहा कि जो मेहनत करके ईमानदारी से इम्तिहान पास करके अफसर बनेगा वही समाज में बदलाव कर सकता है। 9 साल में उन्होंने सिस्टम को बदला है। अब न परीक्षा में नकल होती है, न रिश्वत चलती है, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ भर्ती होती है। इसका असर दिख रहा है। योगी ने कहा कि 2017 से पहले नकल के बिना एग्जाम होना इम्पॉसिबल था। रिश्वत और सिफारिश के बिना नौकरी मिलना असंभव था, लेकिन अब मेहनत करने वाले युवाओं को नौकरी मिलती है। इसलिए जिन लोगों को नौकरी मिली है उनकी भी ड्यूटी है कि फील्ड में जाकर ईमानदारी से काम करें। हम ये कभी अनुमान कोई लगा ही नहीं सकता कि अगर भर्ती की प्रक्रिया
ही पारदर्शी न हो और सुचितापूर्ण न हो, तो जिन लोगों का चयन होगा उन लोगों से ईमानदारी के साथ परिणाम देने, प्रदेश की गति को, प्रगति और समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में योगदान वे कर पाएंगे, यह अपने आप में एक दिवा स्वप्न ही होगा। गति को, प्रगति की ओर वही ले जा सकता है जो ईमानदारी के साथ जिसका चयन हो और जिसने अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से वह स्थान प्राप्त किया है। सिफारिश से या पैसा ले दे करके भ्रष्ट तरीके से जो व्यक्ति चयनित हुआ होगा वह प्रगति नहीं, दुर्गति जरूर करा देगा। और यही उत्तर प्रदेश में होता था 2017 के पहले। हमने 9 वर्ष के अंदर 9 लाख से अधिक नौजवानों को प्रदेश के अंदर ऐसे ही नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। ये 9 लाख नौजवान कभी नियुक्ति पत्र नहीं प्राप्त कर पाते अगर अच्छी सरकार नहीं होती। आपको नकल विहीन परीक्षा के माध्यम से परीक्षा देने का अवसर भी प्राप्त हुआ। आपको परीक्षा का परिणाम चाहे स्कूली शिक्षा का हो, विश्वविद्यालयों का हो या प्रतियोगी परीक्षाओं का हो, उसमें वही शुचितापूर्ण और वही पारदर्शितापूर्ण व्यवस्था देखने को मिली और चयन की प्रक्रिया में भी वही शुचितापूर्ण व्यवस्था आज देखने को मिली है। योगी आदित्यनाथ ने नकल माफिया को खत्म किया, सरकारी नौकरियों में करप्शन खत्म किया, यूपी में सड़कों पर नमाज बंद हो गई, मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतर गए, दंगे फसाद अब पुरानी बात हो गई है, पुलिस को खुली छूट मिली, एनकाउंटर्स का रिकॉर्ड बना। योगी साफ साफ कहते हैं कि अपराधी या तो क्राइम करना छोड़ दे वरना दुनिया छोड़ने को तैयार रहे। योगी का बुलडोजर मॉडल तो पूरी दुनिया में फेमस हो गया, अब दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसको फॉलो करते हैं। आइए बात करते हैं केरलम की। केरलम में आज सरकार का गठन हो गया। वीडी सतीशन ने नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली। वीडी सतीशन के साथ साथ 20 मंत्रियों को भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। चूंकि लंबे वक्त के बाद कांग्रेस को किसी राज्य में सरकार बनाने का मौका मिला है, इसीलिए आज शपथ ग्रहण समारोह में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेता और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। नोट करने वाली बात यह है कि रमेश चेन्नीथल्ला की नाराजगी भी कम हुई है। चेन्नीथल्ला ने भी आज मंत्री के तौर पर शपथ ले ली। वीडी सतीशन ने उन्हें होम मिनिस्टर बनाया है। केरलम में 64 साल बाद ऐसा हुआ जब पूरी कैबिनेट ने एक साथ शपथ ली। 140 सदस्यों वाली केरलम विधानसभा में मुख्यमंत्री समेत 20 मंत्री हो सकते थे और आज एक साथ सभी 20 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई और इनमें से 14 नेता ऐसे हैं जो पहली बार मंत्री बने हैं। मुख्यमंत्री समेत 11 मंत्री कांग्रेस के हैं, 5 मंत्री पद इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को मिले हैं, जबकि बाकी सहयोगी पार्टियों में से एक मंत्री बनाया गया है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहली ही कैबिनेट मीटिंग में वीडी सतीशन ने कई बड़े फैसले लिए। आशा कार्यकर्ताओं की सैलरी 3,000 रुपए महीना बढ़ा दी है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायकों और स्कूल में खाना बनाने वालों की सैलरी में भी 1,000 रुपए का इजाफा किया गया है। केरलम में भी 15 जून से महिलाएं सरकारी बसों में मुफ्त में सफर कर सकेंगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग विभाग का गठन किया गया है। राजीव बाबू को एडवोकेट जनरल और आसिफ अली को डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रोसिक्यूशन बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केरलम की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसे लेकर उनकी सरकार जल्द ही एक व्हाइट पेपर जारी करेगी। एक तरफ तो वीडी सतीशन कह रहे हैं कि खजाना खाली है, केरलम की आर्थिक हालत ठीक नहीं है, और दूसरी तरफ शपथ लेने के तुरंत बाद उन्होंने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए महिलाओं के लिए बस सेवा मुफ्त कर दी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सैलरी बढ़ा दी। चुनावी वादे पूरा करना अच्छी बात है, लेकिन मुख्यमंत्री को खजाने की सेहत भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार ने यही काम किया था, लेकिन अब वहां सरकारी कर्मचारियों की सैलरी देने के लाले पड़ रहे हैं। बात करते हैं नीट एग्जाम की। नीट पेपर लीक कांड में एक और बड़ी गिरफ्तारी हुई। सीबीआई ने लातूर समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में कोचिंग सेंटर चलाने वाले शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर को अरेस्ट किया। कोर्ट ने उसे 9 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।
जांच में पता लगा कि शिवराज मोटेगांवकर को 10 दिन पहले ही नीट का पेपर मिल गया था। पूरे महाराष्ट्र में शिवराज मोटेगांवकर आरसीसी कोचिंग क्लासेस के नाम से कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता है। उसके 2 स्कूल चलते हैं। कुल टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा बताया जा रहा है। जांच में पता लगा कि शिवराज मोटेगांवकर ने नीट एग्जाम से पहले अपनी कोचिंग में बच्चों को एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस रटवाए और दावा किया कि वो जो सवाल पढ़ा रहा है वही एग्जाम में आएंगे। शिवराज मोटेगांवकर को कल शाम लातूर से गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान 3 मई को लीक हुए नीट पेपर की कॉपी उसके पर्सनल मोबाइल फोन से बरामद हुई है। सीबीआई का कहना है कि शिवराज मोटेगांवकर एक संगठित गिरोह का सक्रिय सदस्य था, जिसने नीट पेपर लीक करने और उसे फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सीबीआई ने लातूर में आरसीसी कोचिंग क्लासेस की कई फुटेज भी जब्त की है। एक फुटेज 2 मई की है, मतलब नीट पेपर से ठीक 1 दिन पहले की। उस दिन शिवराज मोटेगांवकर ने रात को 11:30 बजे तक छात्रों को रिवीजन करवाया। सीबीआई का कहना है कि शिवराज मोटेगांवकर के हाथ नीट का पेपर आ चुका था और वो गेस्ट पेपर के नाम पर स्टूडेंट्स को असली पेपर के क्वेश्चंस बता रहा था। सीबीआई को 3 मई की कुछ फुटेज मिली है, जिसमें नीट की परीक्षा खत्म होने के बाद आरसीसी कोचिंग क्लासेस की फैकल्टी शिवराज मोटेगांवकर यानी एम सर की तारीफ करती नजर आ रही थी और कह रहे थे कि एम सर पर भगवान की विशेष कृपा है, उन्हें पहले ही पता चल जाता है कि एग्जाम में क्या सवाल आने वाले हैं। आज का जो हमारा नीट का एग्जाम रहा है वो बहुत ही इजी आरसीसी के बच्चों के लिए जाएगा। रिस्पेक्टेड मोटेगांवकर सर की गाइडेंस में जो टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन बनाए थे, जो मॉक टेस्ट से क्वेश्चन बनाए थे, एज इट इज क्वेश्चन बनाए हैं। लोग कहते हैं कि मोटेगांवकर सर पर भगवान पांडुरंग की साक्षात कृपा है और ये हर बार जितनी बार एग्जाम होता है उतनी बार ये प्रूव हो जाता है कि जो एम सर कहते हैं वही होता है। एक क्वेश्चन ऐसा है लेसिंग टेस्ट का, जो सर ने राउंड मारते हुए कहा है कि मुझे ऐसा स्वप्न आ रहा है कि ऐसा एक क्वेश्चन आएगा और वाकई में वो आया है। तो ये साक्षात भगवान पांडुरंग की कृपा है और मैं सभी बच्चों को बहुत कांग्रेचुलेट करता हूं, टीम आरसीसी को कांग्रेचुलेट करता हूं और इसी तरह आज तक लातूर में हमेशा और पूरे महाराष्ट्र में आरसीसी का डंका बजा है और इस बार भी वो झंडा आरसीसी का ही लहराएगा। थैंक यू सर। मैं बस इतना कहना चाहूंगा आज के पेपर के बारे में कि डेफिनेटली आरसीसी टीम जो है उसने रॉक कर दिया। हमारे बच्चे भी रॉक करने वाले, पूरे ट्यूशन एरिया में, अक्खा महाराष्ट्र में हमारा जो रिजल्ट है वो नंबर 1 रहने वाला है। जैसे हर बार रहता है, इस बार भी अच्छा रहने वाला है। पेपर पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा आसान था और मैक्सिमम जो मैंने अभी क्वेश्चन देखे, अभी हम एनालाइज करने पे लगे हुए हैं पूरी आरसीसी टीम। मैक्सिमम अगर 17 क्वेश्चन आए तो उसमें से 12, 13, 14 क्वेश्चन ऑर्गेनिक के हमारे टेस्ट सीरीज से डायरेक्ट इनडायरेक्ट सर। मजा आ गया सर। ग्रेट थैंक यू। बहुत आपकी मेहनत है। नहीं सर, आपका गाइडेंस था, ठीक है, रेस्पेक्टेड सूरी सर का गाइडेंस था और मोटेगांवकर सर का गाइडेंस था। पूरा जो टेस्ट सीरीज का था उसके थ्रू हमने 12,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा के ली। बहुत बड़ा नंबर होता है सर 12,000 क्वेश्चंस का, ठीक है। और बहुत सारे जो सर ने बोला कि क्वेश्चन थे जो डायरेक्ट हिट हुए हैं। नीट पेपर लीक केस में अब तक 10 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और इन 10 आरोपियों में से 6 महाराष्ट्र के हैं। पेपर लीक के मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी और मनीषा गुरुनाथ मंधारे भी महाराष्ट्र से गिरफ्तार हुए। इसके अलावा मनीषा वाघमारे, शुभम खैरनार, धनंजय लोखंडे और अब शिवराज मोटेगांवकर भी महाराष्ट्र के हैं। एक आरोपी हरियाणा और 3 राजस्थान के सीकर से हैं। लातूर और सीकर के कोचिंग सेंटर्स ही पेपर लीक को लेकर सीबीआई के रडार पर हैं। जिस तरह नीट के पेपर लगातार लीक हो रहे हैं, हर साल लाखों बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, उसके बाद अब संसद की स्टैंडिंग कमेटी भी एक्शन में आई है। शिक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने 21 मई को एनटीए चेयरपर्सन और शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को तलब किया है। इस मीटिंग में नीट पेपर लीक के अलावा इसकी अब तक हुई जांच पर भी चर्चा होगी। स्थायी समिति की मीटिंग की अध्यक्षता कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह करेंगे। कमेटी में उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को भी बुलाया है। नीट में जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं, उससे लग रहा है कि पूरे सिस्टम में ही घुन लगा है। लातूर से जिन 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई, उनके बारे में जो पता लगा है, उससे ऐसा लगता है जैसे ये लोग पेपर लीक कराने का ही धंधा करते थे और कई सालों से इस काम में लगे थे। इसलिए इस मामले की तह तक जाना जरूरी है और सिस्टम के अंदर इनके जो लोग मददगार हैं, उनका पकड़ा जाना भी जरूरी है। अब बात मिडिल ईस्ट की हालात की। ईरान और अमेरिका की जंग अब किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। अमेरिका ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकन मीडिया का दावा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अगले 48 घंटों में ईरान पर फिर से हमला शुरू करने का आदेश दे सकते हैं।
ट्रंप कल अपनी नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ ईरान पर हमले के मिलिट्री ऑप्शंस पर सलाह मशवरा करेंगे। ट्रंप ने धमकी दी है कि ईरान के हाथ से डील का वक्त निकल रहा है, अब ईरान भयंकर तबाही के लिए तैयार रहे। इसके साथ ही ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरान की तबाही दिखाने वाली कई मीम्स भी पोस्ट किए, जिसमें ईरान पर चौतरफा हमला करके उसे तबाह करने का संकेत दिया गया है। उधर ईरान ने भी फिर से जंग छिड़ने के संकेत दिए। ईरान के टेलीविजन चैनल्स पर जनता को हाथों में राइफल लेकर युद्ध के लिए तैयार दिखाया जा रहा है। इजरायल ने भी लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ अपना मिलिट्री मिशन तेज कर दिया है। इस बीच कल रात यूनाइटेड अरब अमीरात के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला हुआ। यूएई के बराक न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कल रात ड्रोन अटैक की वजह से आग लग गई थी। चूंकि आग न्यूक्लियर पावर प्लांट के जनरेटर में लगी थी, इसलिए पावर प्लांट के रिएक्टर को कोई नुकसान नहीं हुआ। अभी तक किसी भी देश ने यूएई के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, ना ही यूएई ने इस हमले के लिए किसी पर आरोप लगाया है। यूएई का बराक न्यूक्लियर पावर प्लांट अरब देशों में बना इकलौता न्यूक्लियर प्लांट है, जिसको साउथ कोरिया की मदद से लगाया गया था। बराक पावर प्लांट से यूनाइटेड अरब अमीरात को 25% बिजली सप्लाई होती है। भारत ने यूएई के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में एटमी प्लांट पर हमले को बहुत उकसावे वाली कार्रवाई बताया है और सभी पक्षों से सब्र से काम लेने की अपील की है। नॉर्वे के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज युद्ध को सबके लिए नुकसानदेह बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी मसलों का हल बातचीत से ही होना चाहिए। आज विश्व एक अस्थिरता और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। भारत और नॉर्वे दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता। यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास के समर्थन करते हैं कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है। भारत ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में कमर्शियल शिप्स को निशाना बनाए जाने पर भी कड़ा एतराज जताया है। यूनाइटेड नेशंस में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव पी हरीश ने कहा कि सिविलियन क्रू मेंबर्स को निशाना बनाना और समंदर में आवाजाही में बाधा डालना सरासर गलत है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इंटरनेशनल इलाके में किसी को भी शिप्स की आवाजाही बंद करने का अधिकार नहीं है। असल में पिछले हफ्ते एक भारतीय जहाज हाजी अली पर ओमान की खाड़ी में हमला हुआ था। हमले के बाद यह जहाज समंदर में डूब गया था। हालांकि इससे पहले ओमान की सेना ने भारतीय शिप पर सवार 14 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकाल लिया था। हाजी अली शिप सोमालिया से यूएई के शारजाह जा रही थी। इस भारतीय जहाज पर हमला किसने किया था, यह तो साफ नहीं है। हॉर्मुज स्ट्रेट को मार्च महीने से ईरान ने बंद कर रखा है और वहां से गुजरने वाले सभी शिप्स को ईरान की नेवी से परमिशन लेनी पड़ती है। युद्ध की वजह से पर्शियन गल्फ में फंसे ज्यादातर भारतीय कमर्शियल शिप्स अपने देश वापस लौट चुके हैं। इस बीच ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से मरीन ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए एक नई संस्था बनाने का ऐलान किया है। इसका नाम पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी होगा। यह अथॉरिटी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शिप्स की आवाजाही को कंट्रोल करेगी। ईरान ने कहा है कि वो हॉर्मुज से आने जाने वाले जहाजों से टोल की वसूली करेगा। वसूली का यह काम नई अथॉरिटी करेगी और इसी अथॉरिटी से कोऑर्डिनेट करके तमाम शिप्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस कर सकेंगी। हालांकि ईरान ने अब तक पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी की ज्यादा डिटेल्स जारी नहीं की हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर दुनिया का 20% ऑयल और गैस गुजरता है और 30% फर्टिलाइजर भी इसी समुद्री रास्ते से जाता है। मार्च से ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से दुनिया के कई देशों में तेल और गैस के साथ साथ फर्टिलाइजर और पेट्रोकेमिकल्स का बड़ा संकट पैदा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों के दौरे पर हैं। मोदी दुनिया के सभी बड़े नेताओं को यह समझा रहे हैं कि जंग से किसी का भला नहीं होगा, सबका नुकसान ही है। आज नॉर्वे में भी मोदी ने कहा कि दुनिया बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है। इस वक्त सबको मिलकर समझदारी से आगे बढ़ने की जरूरत है। नॉर्वे की राजधानी ऑस्लो में भारत ने नॉर्वे के साथ ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की शुरुआत की है। आर्कटिक क्षेत्र में भी दोनों देशों ने साथ मिलकर काम करने का फैसला किया है।
नॉर्वे के साथ स्ट्रेटेजिक डील्स के अलावा आज ऑस्लो में प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे के किंग हेराल्ड और क्वीन सोनिया से मुलाकात की। नॉर्वे ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। आज प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के समर्थन के लिए नॉर्वे का शुक्रिया अदा किया और कहा कि दोनों देश आतंकवाद को जड़ से खात्मा करने के लिए कमिटेड है। मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूं तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। टेररिज्म के हर रूप को जड़ से समाप्त करना हमारी साझी प्रतिबद्धता है। कल ऑस्लो में प्रधानमंत्री मोदी नॉर्डिक समिट में हिस्सा लेंगे, जिसमें नॉर्वे के अलावा स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड भी शामिल होगा। इस समिट में भी ईरान और अमेरिका की जंग की वजह से दुनिया भर में पैदा हुए एनर्जी क्राइसिस पर बात होगी। इधर हमारे देश में भी मोदी की अपील का असर दिख रहा है। राज्य सरकारें, तमाम नेता और सेलिब्रिटीज भी ईंधन बचाने की मुहिम से जुड़ रहे हैं। आज दिल्ली में पहला मेट्रो मंडे मनाया गया। दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री मेट्रो में सफर करते नजर आए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपनी सरकार के मंत्री रविंद्र सिंह इंद्रराज के साथ मेट्रो से ही ऑफिस गई। दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पंकज सिंह, मंत्री आशीष सूद, परवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा समेत तमाम मंत्री और विधायक मेट्रो से सफर करके अपने दफ्तर पहुंचे। सांसद मनोज तिवारी भी अपनी गाड़ी छोड़कर मेट्रो से सफर करते दिखे। दिल्ली सरकार के बड़े अफसर भी कारपूल के जरिए ऑफिस तक पहुंचे। पिछले हफ्ते दिल्ली सरकार ने हफ्ते में एक दिन सोमवार को गाड़ियों की बजाय मेट्रो से सफर करने की अपील की थी, इसलिए आज डीएमआरसी ने 6 एक्स्ट्रा मेट्रो चलाई। मेट्रो ने 24 अतिरिक्त फेरे लगाए। डीटीसी की सभी 6300 बसेस को भी सड़कों पर उतारा गया। सरकारी कॉलोनियों से कर्मचारियों को मेट्रो तक लाने के लिए 58 बसेस लगाई गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मेट्रो का सफर किसी के लिए भी नया नहीं है। मंत्री, विधायक, अफसर सब जानते हैं कि मेट्रो से टाइम और फ्यूल दोनों की बचत होती है। इससे ईंधन की भी बचत होगी और दिल्ली में पोल्यूशन पर भी असर पड़ेगा। मेट्रो का ट्रैवल हम में से किसी के लिए भी नया नहीं है। कई बार हम अपनी दिनचर्या के चलते हुए या जल्दबाजी के चलते हुए ये कोशिश करते हैं कि चलिए अपना प्राइवेट व्हीकल ले लें, पर बहुत ही बेहतरीन सफर रहता है मेट्रो का। बहुत साफ सुथरा हमारा ये ट्रैवल है जो जल्द से पहुंचाता है, बड़ा कन्वीनियंट है। तो हमें जहां जहां भी हमें मेट्रो की कनेक्टिविटी है वहां मेट्रो का इस्तेमाल करने से इससे ज्यादा बेहतर कुछ नहीं हो सकता। हमारे इस दिल्ली शहर के लिए तो ये बेहद ही जरूरी है। हमारी दिल्ली के पॉल्यूशन को देखते हुए, ट्रैफिक को देखते हुए, यदि हम सब लोग थोड़ा थोड़ा अपनी दिनचर्या में इस चीज को डालना शुरू करें, मेट्रो का इस्तेमाल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, बसेस का इस्तेमाल करें। हम सरकार की ओर से पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कहीं पे कोई दिक्कत ना हो। लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि उन्हें मेट्रो में सफर से बड़ा फायदा हुआ। सफर के दौरान वो बिना किसी रोक टोक के दिल्ली के लोगों से मिल पाए। सरकार के काम पर उन्हें आम लोगों का फीडबैक मिला। सिरसा ने कहा कि दिल्ली सरकार हर इलाके से मेट्रो तक के लिए कनेक्टिंग बसेस चला रही है। लोगों को भी फ्यूल बचाने के लिए मेट्रो या और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। ये संकट जब तक है तब तक हम मिलकर इस संकट में जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है उस पर हम जुड़ेंगे और मेरा भारत, मेरा योगदान उसमें दिखना चाहिए। दूसरा, जैसे ही हम आज मेट्रो में ट्रैवल करें, बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिले हैं जिन्होंने ये कहा कि हम मेट्रो में अब इंजॉय कर रहे हैं। हम पहले गाड़ी में जाते थे, प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद अपने मेट्रो शुरू की, पर हम मेट्रो में ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, हम टाइमली पहुंच रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों को एक नया एक्सपीरियंस भी हुआ है और इसीलिए मेट्रो की फुटफॉल भी बढ़ी है और फीडर बेसिस का हमने जगह जगह इंतजाम कर रखा है। तो मुझे लगता है कि इससे एक परमानेंटली भी लोगों का बहुत सारा जो है प्रैक्टिस मेट्रोस के साथ जुड़ जाएगी।
प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर अब बीजेपी के नेता भी अमल कर रहे हैं। राजस्थान के डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिया कुमारी ने अब गाड़ी छोड़कर ट्रेन से सफर शुरू कर दिया है। जहां गाड़ी की जरूरत होती है वहां दिया कुमारी पेट्रोल डीजल की गाड़ी के बजाय इलेक्ट्रिक कार का इस्तेमाल कर रही हैं। दिया कुमारी जयपुर से अजमेर ट्रेन से गई। आज वो अपनी टीम के साथ इलेक्ट्रिक कार में भी सफर करती दिखी। सांसद रवि किशन आज गोरखपुर में साइकिल की सवारी करते नजर आए। दिया कुमारी ने कहा कि यह संकट की घड़ी है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के हिसाब से पूरे देश को एकजुट होना पड़ेगा। फ्यूल और पैसा दोनों बचाना होगा। हम लोग ट्रेन से यहाँ से गए और वापस आए और ये इजी है। मुझे लगता है इसमें अच्छा है कि सभी लोग साथ में जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं। जितना हो सके उतना हम लोग डेफिनेटली कर रहे हैं। और ईवी शहर में यूज़ करना इजी है। आउट ऑफ स्टेशन लॉन्ग जर्नी पे आप जाओगे तो ज़रूरी नहीं है आप कर पाओ। उस समय हो सकता है नॉर्मल व्हीकल लो, लेकिन अपने कैवलकेड में कमी कर सकते हैं। ये तो हम लोग कर ही सकते हैं। मुझे लगता है ज़रूरी है कि हम लोग ये स्टेप्स लें और थोड़ा सा हमारे जो लाइफस्टाइल है उसमें परिवर्तन करें, ताकि जो ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है और ग्लोबल क्राइसिस है और थोड़ा जो ये चल रहा है उस पर हम लोग भारत पे इतना असर ना हो, भारत इससे आराम से इसको पार करे। मेरे विभाग के भी मैंने उनको भी कुछ निर्देश दिए हैं हमारे विभागों में कि थोड़ा वो लोग भी कंट्रोल करें अलग अलग चीज़ों का। तो वो लोग भी अपनी ओर से अधिकारी भी प्रयास करेंगे कि वो लोग भी थोड़ा सा ये सारी चीज़ें अपनाएं। मोदी की अपील पर राज्य सरकारें और बीजेपी के नेता अमल कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। आम लोगों को भी ईंधन बचाने की इस मुहिम से जुड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे देश का सबसे ज्यादा खर्च क्रूड ऑयल के इंपोर्ट पर ही होता है। मिडिल ईस्ट के हालात के कारण एनर्जी सप्लाई चेन टूट गई है। क्रूड ऑयल के दाम आसमान छू रहे हैं। अगर ईरान और अमेरिका की जंग फिर से शुरू हो गई तो हालात और खराब होंगे। इसलिए अगर हम प्रधानमंत्री मोदी के आग्रह पर ध्यान देंगे, सरकार के साथ खड़े होंगे, तो देश इस मुश्किल का सामना आसानी से कर पाएगा। आगे बढ़ते हैं। आज आम आदमी पार्टी के लिए बुरी खबर आई। ईडी ने आज आम आदमी पार्टी के एक और नेता दीपक सिंघला को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंघला पर मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक लोन फ्रॉड के आरोप हैं। ईडी का कहना है कि दीपक सिंघला ने हवाला ऑपरेटर्स के जरिए बड़ी रकम दिल्ली से गोवा भेजी थी। ईडी की टीम्स आज सुबह से ही गोवा और दिल्ली में मनी लॉन्ड्रिंग के केस के लिए रेड्स कर रही थी। ईडी ने बताया कि दिल्ली में दीपक सिंघला के घर से उसे बहुत अहम दस्तावेज मिले हैं, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दीपक सिंघला दिल्ली विधानसभा चुनाव में विश्वासनगर सीट से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे। हालांकि वो चुनाव नहीं जीत पाए थे। इस वक्त दीपक सिंघला गोवा में आम आदमी पार्टी के को इंचार्ज हैं। ईडी ने 2024 में भी दीपक सिंघला के घर पर छापेमारी की थी। ईडी का दावा है कि दीपक सिंघला ने अपने मामा अशोक मित्तल और दो भाइयों रमन और हरीश सिंघला के साथ मिलकर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को 150 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना लगाया था। बैंक का पैसा सिंगापुर भेजा गया था और बाद में हवाला के जरिए यह पैसा वापस भारत लाया गया, जिसका इस्तेमाल दीपक सिंघला ने अपनी इलीगल एक्टिविटीज के लिए किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दीपक सिंघला की गिरफ्तारी को बीजेपी के इशारे पर लिया गया एक्शन। अरविंद केजरीवाल ने इसे करार दिया। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि दीपक सिंघला ने बीजेपी में जाने से इनकार कर दिया था, इसलिए उनके पीछे ईडी लगा दी। वैसे अब केजरीवाल की भी मुसीबत बढ़ने वाली है। दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं के खिलाफ कल से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस की सुनवाई शुरू होगी। मामले की सुनवाई जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डुडेजा की अदालत करेगी। असल में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट की जज स्वर्णकांता शर्मा पर बायस का आरोप लगाकर उनकी अदालत का बहिष्कार कर दिया था। इसके बाद सोशल मीडिया पर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के खिलाफ बेबुनियाद इल्जाम लगाए। इसके बाद जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ अदालत के क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मामला शुरू करने का उन्होंने फैसला किया था और खुद को सीबीआई की अपील के केस की सुनवाई से अलग कर लिया था। केजरीवाल को बरी करने के आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई की पिटीशन पर अब दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस मनोज जैन सुनवाई करेंगे और यह हियरिंग भी कल से होगी। आज पाकिस्तान को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। आज यह साबित हो गया कि पाकिस्तान में हुकूमतें अमेरिका के इशारे पर बनती हैं और अमेरिका जब चाहता है तो पाकिस्तान की सरकार गिरा देता है। और आज इसका पक्का सबूत सामने आ गया। अमेरिका की न्यूज वेबसाइट ड्रॉपसाइट ने खबर दी है कि 2022 में इमरान खान की हुकूमत अमेरिका के कहने पर गिराई गई थी। असल में फरवरी 2022 में पाकिस्तान के तब के वजीर आजम इमरान खान
ठीक उस दिन रूस के दौरे पर पहुंच गए थे जिस दिन रूसी सेनाओं ने यूक्रेन पर हमला किया था। इस पर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कड़ी नाराजगी जताई थी। अमेरिका के उस वक्त के असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू ने वॉशिंगटन में पाकिस्तान के एम्बेसडर असद माजिद खान को बुलाकर फटकारा था और कहा था कि रूस और चीन के साथ पाकिस्तान की नजदीकी अमेरिका को पसंद नहीं है, इसलिए इमरान खान को सत्ता से हटाना होगा। अगर विपक्ष इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर उनकी सरकार हटा दे तो अमेरिका की नाराजगी दूर हो जाएगी। पाकिस्तान के एम्बेसडर असद माजिद खान ने डोनाल्ड लू से बातचीत की डिटेल एक डिप्लोमेटिक केबल में अपने विदेश मंत्रालय को भेजी थी। यह बात मार्च 2022 की है। इसके बाद अविश्वास प्रस्ताव लाकर अप्रैल 2022 में ही इमरान खान की सरकार गिरा दी गई थी। जैसे ही अमेरिकी वेबसाइट ने पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक केबल की कॉपी के साथ पूरी डिटेल छापी, पूरे पाकिस्तान में हंगामा मच गया। इमरान खान की सिस्टर अलीमा खान प्रोटेस्ट करने के लिए सड़क पर उतर आईं। उन्होंने इस नए डॉक्यूमेंट के आधार पर अदालत में नया केस दाखिल कर दिया। अलीमा खान ने कहा कि अब तो साफ हो गया है कि उनके भाई जो कुछ कहते थे वो बिल्कुल सच था। आप जरा फोकस करें, सबसे अहम आज केस चल रहा है, सबसे अहम साइफर केस है। ये पाकिस्तान का सबसे तारीखी केस है और मैं आप सबको कहूँगी, बच्चों को, आप इससे सीखो कि आज हमारे मुल्क में जिनके साथ गद्दारी हुई उनको आज आपने जेल में डाल दिया और हमें थोड़ा सा जो जुडिशल सिस्टम है इसको भी शर्म आनी चाहिए। हमें सबको शर्म आनी चाहिए पाकिस्तानियों को कि आज अगर इस केस को देखें, इसको पाकिस्तान के लिए एक इबरतनाक केस समझें। आज अगर इसके ऊपर इंसाफ न मिला इमरान खान को और शाह महमूद को, मैं आपको बता रही हूँ पाकिस्तान में इसके बाद इमरान खान कहते हैं कि कोई प्राइम मिनिस्टर सर उठाकर अपनी मुल्क की हिफाजत नहीं कर सकता। इमरान खान उस वक्त अपनी रैलियों में चिल्ला चिल्ला कर यह कहते थे कि अमेरिका उनकी सरकार को गिराने की कोशिश कर रहा है और उनकी यह बात सच साबित हो गई। हालांकि पाकिस्तान के लोगों के लिए यह कोई नई बात नहीं है। यह जुल्फिकार अली भुट्टो के जमाने से चलता आ रहा है। शहबाज शरीफ की कुर्सी अब तक इसलिए बची हुई है क्योंकि वो अमेरिका की मिजाज पुरशी में कोई कमी नहीं छोड़ते, हर वक्त ट्रंप की जी हुजूरी में लगे रहते हैं। आज अमेरिका में एयर शो के दौरान एक भयानक हादसा हुआ। हवा में ही 2 फाइटर जेट्स टकराकर क्रैश हो गए। राहत की बात यह रही कि दोनों फाइटर जेट्स के 4 पायलट्स वक्त रहते इजेक्ट कर गए थे और सुरक्षित बच गए। हादसा इडाहो के माउंटेन होम एयरफोर्स बेस पर एयर शो के दौरान हुआ। अमेरिकी नेवी के EA-18G विमान करतब दिखा रहे थे। दोनों फाइटर जेट्स बहुत करीब आ गए। लोगों को लगा कि ये कोई मनूवर कर रहे हैं, लेकिन उसी वक्त एक प्लेन का कुछ हिस्सा टूटकर हवा में उड़ता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद दोनों प्लेन्स वर्टिकली एक दूसरे से जुड़ गए। चिंगारियां निकलने लगी और दोनों फाइटर जेट्स के पायलट्स ने इमरजेंसी इजेक्ट कर दिया। पायलट्स के पैराशूट हवा में दिखाई दिए और दोनों प्लेन साथ साथ जमीन पर गिरे। कुछ ही सेकंड्स में चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल गया। हादसे के बाद एयरफोर्स बेस को लॉकडाउन कर दिया गया। बाकी के कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। हादसे में क्रैश हुआ EA-18G ग्रोलर अमेरिकी नौसेना का एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है और इसकी कीमत करीब 550 करोड़ रुपए है। इस फाइटर जेट का इस्तेमाल दुश्मन के रडार, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और एयर डिफेंस को जाम करने के लिए किया जाता है। आखिर में एक नजर कल की बड़ी खबरों पर। ओस्लो में कल प्रधानमंत्री मोदी नॉर्डिक समिट में हिस्सा लेंगे। इस समिट में डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन और आइसलैंड भी शामिल होंगे। राहुल गांधी कल 2 दिन के दौरे पर रायबरेली पहुंचेंगे, फिर अमेठी में महिला संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ मीटिंग के बाद फैसला करेंगे कि ईरान पर फिर से हमला करना है या नहीं। और अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे और टेस्ट मैच सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कल होगा।